हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम प्यार से यूपीएससी की भाषा में GS4 भी कहते हैं। तो उसमें हम पढ़ रहे थे कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोचेस टू एथिक्स, और उसमें आज हम करेंगे जो थर्ड अप्रोच है, वो उसको कहते हैं कैजुइस्ट्री। ओके, जिसका मतलब होता है केस बेस्ड मॉरल रीजनिंग। ये क्या होता है हम देखेंगे। ओके, तो हम कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, उसमें हम कर रहे थे नॉर्मेटिव एथिक्स। उसके सारे पार्ट्स हम कर चुके थे, और ये जो कॉन्टेक्स्चुअलिस्ट अप्रोच है ये नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट नहीं है, लाइक आई टोल्ड यू। ये ब्रिज है बिटवीन अप्लाइड एथिक्स एंड एथिकल थियरीज, दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स। ओके, तो इसमें सिचुएशन एथिक्स हो गया था हमारा, एथिक्स ऑफ केयर हो गया था, आज हम ये करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी, आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। बट लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे हर बार की तरह एक और रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। अपने फ्रेंड्स को शेयर तो जरूर कर दो, बिकॉज अभी मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, और आपके ये छोटा सा एफर्ट मेरी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज अभी मेरी यही कमाई है। तो चलो शुरू करते हैं। कैजुइस्ट्री, ओके, यानी कि केस बेस्ड मॉरल रीजनिंग। तो इसके ये दो थिंकर्स हैं, इनके नाम जरूरी नहीं है याद रखना, रख भी लोगे तो ठीक है, नहीं भी रखोगे तो भी कुछ नहीं है, मैंने डाल दिया है यहाँ पे। ओके, इनके नाम है अल्बर्ट जॉनसन एंड स्टीफन टॉलमिल। तो कैजुइस्ट्री है क्या? ओके, तो इसका कोर आइडिया ये है कि ये एक इस तरह की अप्रोच है एथिकल डिसीजन मेकिंग की या मॉरल डिसीजन मेकिंग की, जहां पे आप जनरल मॉरल रूल्स की बात नहीं करते हो। आप ये नहीं देखते हो कि मेरे एक्शन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप ये देखते हो कि अभी मेरे सामने जो स्पेसिफिक केस है वो क्या है। ओके, और फिर आप ये पूछने की बजाय कि कौन सा एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है, मैं डियोंटोलॉजी लगाऊं, मैं वर्चू एथिक्स लगाऊं, मैं टेलियोलॉजी लगाऊं, नहीं। आप ये पूछते हो कि क्या ऐसा सिमिलर केस पहले भी आया है, क्या उसको डिसाइड किया गया है, और अगर हाँ, तो उस डिसीजन में क्या ऐसे परसेप्ट्स थे, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनके बेसिस पे वो डिसीजन लिया गया था, जिन्होंने उसमें एक गाइड का काम किया। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, इसमें क्या किया जाता है, जरा कैसे प्रेजेंट केस को, यानी कि आपके सामने अभी जो एथिकल डिलेमा है, अभी जो मॉरल प्रॉब्लम है, जो एथिकल प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है, उसको पैराडाइम केसेस, यानी कि जो वेल नोन एक्सेप्टेड केसेस हैं पास्ट में, उनको उनके बेसिस पे उनकी एनालॉजी बनाकर यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, जो कि प्रैक्टिकल और फेयर डिसीजन होना चाहिए। ओके, अब ये जो दो जेंटलमैन थे, जॉनसन और टॉलमिन, इन्होंने इस अप्रोच को रिवाइव किया 1988 में, और एक बुक थी द अब्यूज ऑफ कैजुइस्ट्री। तो इन्होंने कहा कि एथिक्स जो उस टाइम पे, मतलब हम बार बार यही देख रहे हैं कि डियोंटोलॉजी, टेलियोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म, वर्चू एथिक्स, ये सब बहुत रिजिड है। ओके, इसमें आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। कोई कहेगा कि रिजल्ट्स को देखो, तो रिजल्ट्स को ही देखो, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में, टेलियोलॉजी में। डियोंटोलॉजी कहेगी रूल्स फॉलो करने हैं तो रूल्स ही फॉलो करने हैं, ड्यूटी करनी है तो ड्यूटी ही करनी है, नो मैटर द कॉन्सिक्वेंसेस। वर्चू एथिक्स कहती है कि भाई अपनी वर्च्यूज को आप डेवलप करो, उसका चाहे नतीजा कुछ भी हो, किसी का नुकसान हो, कोई मरता हो, कुछ भी हो, आप अपनी वर्च्यूज को फॉलो करो। ओके, बट कॉज़िस्ट्री में इन्होंने कहा कि भाई ये सब चीजें जो हैं ये बहुत ही रिजिड है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट थियरीज हैं, और जो रियल लाइफ केसेस है ना, एथिक्स को उस पे फोकस करना चाहिए। तो ये जो है ना, कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग थीम है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं कॉन्टेक्सचुअल अप्रोचेस में। हमने सिचुएशन एथिक्स में भी यही देखा, एथिक्स ऑफ केयर में भी यही देखा, और हम कैजुइस्ट्री में भी यही देख रहे हैं कि हमें रियल लाइफ केसेस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आप एथिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो, उस पे फोकस करना है हमको। एग्जाम्पल से समझते हैं, कैजुइस्ट्री के एग्जाम्पल से। हाई कोर्ट है एक, वहां पे एक पेटिशन आती है उनके पास, जिसमें वो एक टर्मिनली इल कोई स्टूडेंट है, उसको एग्जाम में विद स्पेशल अकोमोडेशंस उसको अपीयर करने की परमिशन मांग रहे हैं, कि वो ड्रिप लगा के या व्हील चेयर पे, या वो एक अपने स्क्राइब के साथ वो अपीयर कर सके। ओके, बट एग्जाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, पेपर लीक इज इन ट्रेंड नाउअडेज। तो अब जो कोर्ट है वो स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, कि नहीं भाई एग्जाम में चीटिंग हो सकती है, तो हम ये सब चीजें, व्हील चेयर, ड्रिप बॉटल, स्क्राइब, ये नहीं ले जाने देंगे, कोर्ट ये नहीं कह रहा। ओके, कोर्ट
एब्स्ट्रैक्टली एक्ट नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि क्या ऐसे केसेस पहले भी डिसाइड हुए हैं जहां पे कोर्ट्स ने इस तरह की कोई सिमिलर अकोमोडेशंस दी हो स्टूडेंट्स को जिनकी मेडिकल कंडीशन बहुत ही सीवियर है। तो अब वो देखते हैं कि पुराने केसेस में उनको मिलते हैं, तो वो उन प्रेसिडेंट्स को फॉलो करके उस स्टूडेंट को रिलीफ देते हैं प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में। ये है आपकी कैजुइस्ट। ओके, एक और एग्जांपल समझते हैं। तो जुडिशरी का तो सबको ही पता होता है भाई, जुडिशरी तो आपके प्रेसिडेंट्स पे बहुत डिपेंड करती है। बट अब हम देखते हैं एक एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये कलेक्टर साहब है, ओके, इनके पास ये कुछ फार्मर्स आते हैं। तो ये पेनल्टीज हटा दो, इसको लोन मान लेते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई हमारा लोन माफ करवा दो क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स है ना उनको पेस्ट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब कलेक्टर साहब जो हैं ये क्या करते हैं, ये पुरानी केस फाइल्स निकालते हैं और देखते हैं क्या ऐसे केसेस पहले भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पे फार्मर्स के जो लोन्स हैं वो माफ किए गए हैं स्पेशल कंडीशंस में जहां पे उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होगी। और इस तरह के सरकमस्टांसेस क्योंकि फार्मर्स के कंट्रोल में नहीं होते, तो जो कलेक्टर है वो पुराने केसेस को देख के सेम रिलीफ दे देता है। सो दैट इज हाउ कैजुइस्ट्री वर्क्स। ओके, आई होप बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा अभी तक। ये और एग्जांपल्स हैं, देखो पुलिस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एसपी साहब हैं। तो इनको डिसाइड करना है कि एक रिलीजियस प्रोसेशन निकल रही है, तो क्या ये उस पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इंपोज करें, क्या ये उस पे रोक लगाएं, क्या स्ट्रिक्ट उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं। तो अब जनरल लॉ एंड ऑर्डर के जो प्रिंसिपल्स हैं ये उन पे सोनली उन पे रिलाई करने की बजाय जो एसपी साहब हैं ये स्टडी करते हैं कि इस तरह की प्रोसेशंस को पहले किस तरह मैनेज किया गया था। तो इन्होंने नोट किया कि भाई क्राउड साइज देखा गया था, कितनी क्राउड आएगी, लोकल टेंशन्स कैसी हैं, कितनी पुलिस डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। तो इन सब केसेस को बेस बनाकर ये एक सिमिलर स्ट्रेटजी अपनाते हैं और नेसेसरी नोटिफिकेशंस इशू कर देते हैं। दैट इज कैजुअस्ट्री। ओके, कि मीडियम क्राउड है, लो टेंशन है तो आप कम फोर्स लगाओ, लार्ज क्राउड है, कुछ टेंशन है तो एडिशनल फोर्स लगाओ। इस तरह से ये डिसीजन लेते हैं। ओके, मेडिकल एथिक्स में भी ऐसे ही होता है। एंड आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, ये एग्जांपल्स आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना। आगे चलते हैं। तो क्या जो हिस्ट्री की जो की फीचर्स होती हैं, ये जो इसका कोर होता है कि कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आई, एक केस आया। तो जो डिसीजन मेकर है, चाहे आप जज हैं, पुलिस वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नॉर्मल लाइफ सिचुएशन भी है, तो आप उस सिचुएशन के सारे फैक्ट्स को पहले एग्जामिन करोगे कि भाई उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि ये कॉन्टेक्चुअल एथिक्स का पार्ट है, तो ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, उसमें सर्कमस्टांसेस क्या है, इंटेंशंस क्या है, वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है आपकी डिसीजन मेकिंग पे। तो यहाँ पे पूरी फैक्चुअल सिचुएशन को समझे बिना आप किसी जजमेंट पे नहीं आएंगे। देखो ये आपकी केस स्टडीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली एक रोड मैप है केस स्टडी को सॉल्व करने का। फिर आप क्या करोगे कि आप पुराने पैराडाइम केसेस देखोगे कि क्या इस तरह के कुछ वाइडली एक्सेप्टेड केसेस हैं जो पहले हुए हैं और जिनको सही तरीके से डिसाइड किया गया है। और इनको आप रेफरेंस पॉइंट बनाओगे अपने मॉरल कंपैरिजन के लिए। ओके, देन आपका थर्ड स्टेप होगा कि आप एनालॉजी पे अपनी रीजनिंग लगाएंगे। आप प्रेजेंट और पैराडाइम केस को यानी पास्ट केस को कंपेयर करेंगे और आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इनके फैक्ट सिमिलर हैं, क्या इनमें मॉरली रेलेवेंट डिफरेंसेस हैं, और क्या जो पुरानी जजमेंट है वो यहाँ पे अप्लाई होगी। ये भी हो सकता है ना पुरानी जजमेंट गलत हो। तो यहाँ पे रीजनिंग जो है वो एनालॉजी पे लगाई जाती है, सिंपल डिडक्शन नहीं लगाया जाता। फिर आप एक प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन पे आएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे आपका, कि एक रीजनेबल और इक्विटेबल डिसीजन जो है उस पे आप पहुंचो, जिससे कि जो आपका पर्टिकुलर केस है उसको आप थियोरेटिकली परफेक्टली ना सही बट रियल लाइफ सिचुएशन में उसको आप अच्छे से कंसिस्टेंटली सॉर्ट आउट कर सको, उस पे डिसीजन ले सको। ओके, सो यहाँ पे फोकस ये नहीं है कि आपने कितनी स्ट्रांगली डियोंटोलॉजी को फॉलो किया है, टीलियोलॉजी को फॉलो किया। यहाँ पे फोकस है कि क्या आपने रेशनली उसको डिसाइड किया, इक्विटेबल वे में आपने उसको डिसाइड किया। और जो फिफ्थ इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो ये है कि यहाँ पे जो आपके जनरल मॉरल प्रिंसिपल्स है ना उनको इग्नोर नहीं किया जाता है, बट उनको ऑटोमेटिकली अंधे होके भी नहीं लगाया जाता है हर केस को डिसाइड करने के लिए। इंस्टेड जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कॉन्क्रीट फैक्ट्स की लाइट में एग्जामिन किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। एंड
उसी से ओवर टाइम जो ब्रॉडर मॉरल नॉर्म्स है ना, वो निकल के आते हैं, क्योंकि आप सिमिलर केसेस में सिमिलर जजमेंट्स लगाएंगे तो एक रिकरिंग पैटर्न हो जाएगा अक्रॉस मैनी केसेस। ओके, सो दैट इज हाउ योर कैजुइस्ट्री वर्क्स। ये आपका मेथड है। अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस का जो रेलेवेंस है ना, हम वो देख लेते हैं कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन में कैजुइस्ट्री की जो अप्रोच है वो कैसे रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये कैसे क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट, जब आप समझते हो कि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि कैजुइस्ट्री क्या है, हमने देखा केस बेस्ड रीजनिंग, जहां पे हम ये नहीं देखते कि कौन सी एथिकल थियरी मैं अप्लाई करूं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या ऐसा केस पहले आया है तो उसके फैक्ट्स क्या अभी से सिमिलर हैं, और सिमिलर है तो वहां पे क्या डिसीजन लिया गया था, और वो डिसीजन मैं अब दोबारा ले लेता हूं। और सेम इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करती है। कैसे? कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप क्या देखते हो, आपके पास कोई प्रेजेंट केस आया तो आप पहले उसके फैक्ट्स देखते हो। फैक्ट्स देखने के बाद आप उसके प्रेसिडेंट्स ढूंढते हो, पुराने केसेस ढूंढते हो। ओके, फिर पुराने फैक्ट्स के सरकमस्टांसेस को आप कंपेयर करते हो, फिर उनमें सिमिलैरिटीज ढूंढते हो। और अगर सिमिलर सरकमस्टांसेस होते हैं, सिमिलर फैक्ट्स होते हैं, तो आप वो रीजनिंग अपने डिसीजन मेकिंग में लगाते हो, और डिसीजन मेकिंग में वो रीजनिंग लगा के आप डिसीजंस पे पहुंचते हो। अगर डिफरेंट फैक्ट्स हैं तो आप डिफरेंट डिसीजन दोगे, सिमिलर फैक्ट्स हैं तो आप सिमिलर डिसीजन दोगे। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बेनिफिट होता है कि भाई कंसिस्टेंसी आती है, फेयरनेस आती है, कि आप सिमिलर सिचुएशंस में सिमिलर डिसीजन दे रहे हो तो कंसिस्टेंसी। दो लोग हैं सेम सिचुएशन में तो उनको सेम रेजोल्यूशन मिला तो फेयरनेस। आपने ये नहीं देखा अमीर कौन है गरीब कौन है। इससे आर्बिट्रेरीनेस जो है वो कम होती है, बायस जो है वो कम होता है। और ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है आपकी गवर्नेंस में वो बढ़ाता है, क्योंकि जवाबदेही बन जाती है कि भाई पुराने केस में जब ये हुआ तो आपने अलग डिसीजन क्यों लिया, जब सब कुछ मैच कर रहा है पुराने पैराडाइम केस से। ओके, और ये क्विक एंड प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है, कि ऑफिसर्स बैठ के ये नहीं सोचते रहते यार क्या करूं, मेरी नौकरी पे तो नहीं बनाएगी, अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो साहब तो नहीं गुस्सा होंगे, नेताजी तो नहीं गुस्सा होंगे। वो सीधा दिखा सकते हैं कि जी ये फाइल रही, ये पहले का केस रहा, और इसके बेसिस पे मैंने ये डिसीजन ले लिया, आपको अच्छा लगे ना लगे। ओके, सो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग होती है, और सबसे बड़ी बात कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव डिसीजन मेकिंग होती है। तो यहाँ पे कोर आइडिया क्या है कि सिमिलर केसेस को सिमिलरली ट्रीट किया जाना चाहिए, और डिफरेंट केसेस को डिफरेंटली ट्रीट किया जाना चाहिए, और उसके वैलिड रीजंस दिए जाने चाहिए। तो अब ये गवर्नेंस में क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजंस जो है ना वो प्योरली मैकेनिकल नहीं होते, या नहीं होने चाहिए। ऑफिसर्स जो है उनको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके रूल्स को इंटरप्रेट करना चाहिए, फैक्ट्स को असेस करना चाहिए, और फेयरनेस को इंश्योर करना चाहिए अपने डिसीजंस में। और उनको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि मेरा जो डिसीजन है वो आर्बिट्रेरी ना हो, वो रैंडम ना हो। इसलिए वो पुराने केसेस को प्रेजेंट केस से कंपेयर करके डिसाइड करते हैं कि क्या सेम रीजनिंग यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो इस तरह से कैजुइस्ट्री जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, प्रैक्टिकल विजडम लेके आती है, और इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलता है जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको। तो कैजुइस्ट्री जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प करती है कि वो क्या करें, वो रूल फॉलोइंग को और फेयरनेस को बैलेंस करके चले, पास्ट एक्सपीरियंसेस को गाइड की तरह यूज करें, और फिर अपने डिसीजंस में एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर, ताकि एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो है वो बनी रहे। तो क्या जो हिस्ट्री कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती है? जैसे लैंड म्यूटेशन का केस है कि एक तहसीलदार है, इनके पास एक डिस्प्यूट आती है, एक इनहेरिटेंस डिस्प्यूट, कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो अब उसकी जो लैंड है वो किसके पास जाएगी। तो ऑफिसर जो है वो पुरानी म्यूटेशन म्यूटेशन डिसीजंस जो हैं उनको एग्जामिन करता है। अगर वहां पे उसको सिमिलर फैमिली स्ट्रक्चर, सक्सेशन डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की चीजें मिलती हैं तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन दे देता है। तो ये कैजुइस्ट्री क्यों है? क्योंकि डिसीजन जो है वो कंपैशन के साथ साथ पुराने केसेस की फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए दिया गया है। अब मान लो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की बात है,
तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनकी डेथ हो जाती है सर्विस में। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो क्या कंपेयर करता है कि वो ये देखता है कि क्या पहले भी कोई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे फाइनेंशियल हार्डशिप या नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स या एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं वो सिमिलर थी। और अगर वो सिमिलर थी तो वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई कर देता है और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दे देता है। देन थर्ड हम एग्जांपल देख सकते हो डिजास्टर रिलीफ कंपनसेशन का, कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं इनके जिले में, तो दो फैमिलीज इनके पास आती हैं और वो कहती है कि भाई हमको कंपनसेशन चाहिए, हमारे घर टूट गया। तो कलेक्टर जो है वो इनके क्लेम्स को कंपेयर करते हैं पुराने कंपनसेशन के केसेस से, और अगर सिमिलर लेवल ऑफ डैमेज उनको देखता है दिखता है अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस देखते हैं और फिर उनको इक्विटेबल ट्रीटमेंट देते हैं और उनको कंपनसेशन दे देते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है पुलिस यूज ऑफ फोर्स। तो ये तो चलो जोक है आजकल इंडिया में, अभी हमने दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में देखा। तो अब ये एसडीएम साहब हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट में ये कम्युनल कम्युनल टेंशन को हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो अब ये क्या करते हैं कि इनसे पहले इसी डिस्ट्रिक्ट में जब ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे तो ये इन्होंने प्रेसिडेंट्स पढ़े कि क्या क्राउड साइज था, क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, भाई एस्केलेशन पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। और उसके बाद ये सेक्शन 163 बीएनएसएस के ऑर्डर देते हैं कि लिमिटेड फोर्स अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या क्या करना पड़ेगा इनको। ओके, हम जुडिशियल प्रेसिडेंट का एग्जांपल देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट है उसको डिसाइड करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंटली हमेशा प्रेजेंट केस को पहले की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट से या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट से इन सब चीजों से कंपेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो जजमेंट्स हैं वो फैक्चुअल सिमिलैरिटीज के बेसिस पे साउंड जजमेंट्स होती हैं, कंसिस्टेंट जजमेंट्स होती हैं। तो इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट दोबारा से टेलीग्राम को बैन कर दे तो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप मेरे आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, फॉलो करके डीएम कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। तो यू वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह। एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। ये है आज का मोटिवेशन, पुश योर सेल्फ टू बी ग्रेट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।